नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। लोकसभा में निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर की जाएगी चर्चा। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। छात्रों ने कल देर रात रांची की सड़कों पर निकाला विरोध मार्च। पुलिस कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाया गुस्सा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। पंद्रह अगस्त से पहले ही जश्न आजादी के रंग में रंगा पूरा देश। तिरंगा यात्राओं ने बांधा समा। वाराणसी में सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान की लड़ाई में पैदा हुआ गंभीर पर्यावरण से जुड़ा संकट। तेल टैंकर से रिसाव की वजह से ओमान तट पर करीब 2000 वर्ग किलोमीटर फैला तेल। और कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 265। बचाव दल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। लोकसभा में आज निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन ने शोर शराबे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक को पारित कर दिया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को लेकर मंजूरी दी। बाद झारखंड की जहां जेपीएससी और यूएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। राज्य में 12 दिन से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो ने एक बार फिर आंदोलन स्थल पर लौटने की इच्छा जताई है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बीते बुधवार को रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर वापस जाने की अनुमति मांगी। महतो का कहना है कि हजारों छात्र अपने अधिकार और भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वो इस संघर्ष से खुद को अलग नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि उनके शरीर का इलाज भले ही अस्पताल के बिस्तर पर हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा सत्याग्रह स्थल पर मौजूद है। और इससे पहले सोमवार को विधानसभा तक छात्रों के मार्च में शामिल होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बीते सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर छात्र बेहद आक्रोशित हैं। इसके विरोध में छात्रों ने कल देर रात रांची की सड़कों पर जबरदस्त मार्च निकाला। ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर एल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर पुलिसिया कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी छात्र अब सिर्फ विवादित परीक्षाओं को रद्द करने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय रेलवे की डिजिटल सेवाओं को एकीकृत करने की दिशा में शुरू किया गया रेलवन ऐप लगातार यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। रेलवन ऐप ने 4 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया। इस पर प्रतिदिन औसतन 10 लाख टिकट्स की बुकिंग दर्ज की जा रही है। रेलवन ऐप के जरिए यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के साथ साथ ट्रेन और पीएनआर की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा रेल मदद जैसी प्रमुख सेवाएं भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। रेलवे ने डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2025 को रेलवन ऐप जो था उसे लॉन्च किया, जहां हम आपको बता रहे हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स का आंकड़ा ये पार कर चुका है। रोजाना 10 लाख टिकटों की बुकिंग इस ऐप के जरिए की जा रही है। और अहम बात यह है कि आरक्षित और अनारक्षित टिकट अब एक ही जगह उपलब्ध है। इसके साथ साथ ऐप पर प्लेटफॉर्म टिकट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं।
और इस ऐप के ज़रिए ट्रेन, पीएनआर और रेल मदद जैसी जो सेवाएं हैं वो एक साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती हैं। 1 जुलाई 2025 को ये ऐप लॉन्च किया गया था। एसएसओ से पासवर्ड का जो झंझट था वो खत्म हुआ। यात्रियों का ये अनुभव और ज़्यादा सुगम और सुलभ हो रहा है टिकट बुक करने के लिहाज से। और एनटीईएफ रोज़ाना संभाल रहा है 6 करोड़ से ज़्यादा जो पूछताछ है उसे। डिजिटल सेवा काउंटर्स पर भी रेल1 ऐप की वजह से अब भीड़ घट गई है। राजधानी दिल्ली और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल भी आयोजित की गई। इसी के मद्देनजर आज सुबह 4 बजे से ट्रैफिक पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू किया गया। यात्रियों को पहले ही पाबंदी वाली सड़कों से बचने, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। वहीं स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली के शाहदरा जिले की सभी सीमाएं रात 10 बजे तक सील कर दी गई। ये व्यवस्था कार्यक्रम के खत्म होने तक लागू रहेगी। इस पूरे जिले में पिकेट्स बनाए गए हैं। लाल किले के पीछे के इलाके, खासकर यमुना नदी के किनारे और खादर इलाके में गश्त की जा रही है। बाहरी फोर्स और स्थानीय स्टाफ की मदद से इलाके के हर हिस्से में बारीकी से तलाशी ली जा रही है। यमुना में भी नियमित रूप से नाव से गश्त की जा रही है और 15 अगस्त को सुरक्षा इंतजाम पूरे होने तक ये गश्त जारी रहेगी। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद में भी आज विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अगुवाई में यात्रा रायपुर से सारंगपुर दरवाजे तक निकाली गई। इस यात्रा के मार्ग पर 13 अलग अलग मंच तैयार किए गए थे। आयोजन के दौरान 600 फुट लंबा तिरंगा हाथ में लेकर लोग यात्रा में शामिल हुए। 50,000 से अधिक लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। यात्रा के पूरे मार्ग को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया था, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। आयोजन की खासियत ये रही कि पहली बार यात्रा के समापन पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को देशभक्ति से जोड़ना है। पूरा अहमदाबाद देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हजारों लोग किलोमीटरों दूर से हाथ में तिरंगा लेके मां भारती के नारों के साथ आज जब आगे बढ़ रहा था, तो यात्रा के स्वागत में भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों से लेके बुजुर्ग सभी लोग देशभक्ति की ये तिरंगा यात्रा को इस स्वागत के लिए भी जुड़े थे। मैं अहमदाबाद के सभी नगरजनों का बहुत बहुत आभार मानता हूं एक नया इतिहास बनाने के लिए। और वहीं सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन ने वाराणसी में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली को 95वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर एस बालापुरकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बटालियन के 150 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल हुए। इसके अलावा इस रैली में स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा बाइक रैली पहाड़िया मंडी तिराहे से शुरू होकर सारनाथ म्यूजियम तक पहुंची। यहां जवानों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान सीआरपीएफ जवानों ने स्थानीय लोगों के बीच तिरंगा झंडा वितरित कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में मां नर्मदा के लहरों के बीच अनूठी तिरंगा यात्रा निकाली गई। नर्मदा नदी में 150 सजी धजी नावों पर तिरंगा लहराते हुए नाविकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान देशभक्ति के गीतों से पूरा इलाका गूंज उठा। जैसे ही नावों का काफिला नर्मदा की धारा में आगे बढ़ा, घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। तिरंगा यात्रा से पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी की गई। आज हमारे द्वारा आने वाले स्वतंत्रता पर्व के दृष्टिगत नाव से तिरंगा रैली निकाली गई थी, जिसमें हमारे द्वारा 150 नावों को तिरंगा से सुसज्जित किया गया था। और माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में हमारी ये जो नाव रैली है वो बहुत सफलतापूर्वक जो संपन्न हुई। वंदे मातरम सिर्फ भारत के विचारों, शब्दों और संस्कृति की नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा और विरासत,
एकता और आध्यात्मिक पहचान का भी प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि जब भी वैश्विक मंचों और अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में वंदे मातरम गूंजता है तो इससे भारत की आत्मा का उद्घोष होता है और पूरा विश्व उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। देखिए रिपोर्ट। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होने के साथ ही सांस्कृतिक राजदूत भी बन चुका है, जिसे संयुक्त राष्ट्र, भारतीय और विदेशी दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। वंदे मातरम भारत की विरासत, एकता और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इस गीत का प्रभाव यह है कि दुनिया के अनेक देशों के छात्र और कलाकार भी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसे गाते हैं और यह इसकी वैश्विक लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब भी वंदे मातरम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गाया जाता है तब यह सिर्फ राष्ट्रीय गीत के रूप में ही नहीं बल्कि भारत की कलात्मक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को दुनिया से जोड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र में वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गर्व, सांस्कृतिक गहराई और शांतिपूर्ण पहचान का प्रतीक है। साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वंदे मातरम पहली बार गूंजा, जब विश्व प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका MS सुब्बलक्ष्मी ने दुनिया भर के राजनयिकों के सामने इसे प्रस्तुत किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत का संगीत और राष्ट्रीय भावना दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच तक पहुंची। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन में वंदे मातरम का एकल गायन किया था। वे अस्वस्थ थे, इसलिए स्पीकर ने उनसे बैठकर गाने का अनुरोध किया, लेकिन पंडित जी ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रगीत का अपमान होगा। वे खड़े हुए और उन्होंने इसे गाया। यह उनकी सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक थी। सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? दूसरी तरफ भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। उसके साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी यह भी अपेक्षा करती है कि छात्र हितों के नए नए नवोदित झंडा बरदार और जंतर मंतर के किरदार आज कहां हैं? झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है और पंजाब हरियाणा न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय सुनाई नहीं दे रहा है। अतः यह बहुत साफ है कि छात्र हितों का स्वांग रचाने वाले ये सभी राजनेता और छात्र हितों के स्वघोषित झंडा बरदार बनने वाले तमाम किरदार बहुत स्पष्ट है कि उनका छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए केजरीवाल जी और झारखंड पर कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी और जंतर मंतर के सभी किरदारों से पूछना चाहता हूं कि आप किसके फरमाबरदार बनकर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं एक पंक्ति में पंजाब से लेकर झारखंड तक के छात्रों के कष्ट को अभिव्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा, पंजाब से लेकर झारखंड तक छात्रों को बड़ा मलाल है। न्यायालय के निर्णय से अब उठते कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों से बचने को संसद में यह बवाल है। तो आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये एक जो चुप्पी है केजरीवाल सरकार की और राहुल गांधी की, खास तौर पर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जिस तरह से पंजाब में लगातार रोष बढ़ रहा है, आखिरकार वो चुप क्यों हैं और ये सिलेक्टिव क्यों है, और जिस तरह से जो तमाम गड़बड़ियां और अनियमितताएं इन सरकारी परीक्षाओं में देखी गई हैं, अगर पंजाब की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो जो आवाज़ें छात्रों की तरफ से उठाई जा रही हैं वो आवाज़ें इनको सुनाई क्यों नहीं देती। इस बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने आड़े हाथों लिया जब हम बात करते हैं केजरीवाल की और भगवंत मान की, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब की। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सिलेक्टिव आउटरीच करती है, यानी कि उसको मालूम है कि कहां पर और किन मुद्दों पर अपने हिसाब से बात उठानी, जबकि झारखंड में इन तमाम अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन जो है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब में भी इस तरह की ही सुगबुगाहट सामने आ रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख की, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए आज सुबह। भूकंप सुबह 6:05 पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई, जबकि गहराई जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की थी। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद न्यूज 18 में सभी का स्वागत। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं ओमान के तट पर हो रहे तेल रिसाव से जुड़ी हुई, जिसने समुद्री पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया। प्रतिबंधित रूसी तेल ले जा रहा कैरोलिना बेजिंगी टैंकर हफ्तों से लीक हो रहा है और अब इसका असर ओमान के तट तक पहुंच चुका। अब विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये दशकों की सबसे बड़ी तेल आपदाओं में तब्दील हो जाएगा। ओमान की पर्यावरण एजेंसी के अनुसार तेल रास मद्राका के पास 40 किलोमीटर के तट और मसीरा द्वीप को प्रभावित कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों की समीक्षा करने वाले तेल रिसाव विशेषज्ञ जॉन आमोस ने कहा कि तेल का ये रिसाव अब 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैल चुका। आपको बता दें कि इस टैंकर में अनुमानित 8 लाख बैरल रूसी तेल था, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे और ये 30 जून से समंदर में फंसा है। तब से ये एक ऐसे द्वीप के पास लीक हो रहा है जो ओमान के समुद्री नेचर रिजर्व का हिस्सा है। ये रिजर्व अरेबियन सी, हम्पबैक व्हेल और सुक्रोटा कॉमोरेंट जैसे वन्य जीवों का घर है। जुलाई के अंत से तेल रिसाव तेजी से बढ़ा है। वहीं IOPC फंड्स ने इसे युद्ध की घटना बताते हुए सफाई खर्च उठाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO ने आपातकालीन योजना तैयार करने की बात कही, लेकिन मानसून और खराब समुद्री परिस्थितियों की वजह से बचाव अभियान अभी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर टैंकर टूटा तो 4 से 5 करोड़ गैलन तक तेल समुद्र में फैलेगा, जिससे ये घटना 1989 के एक्सॉन वाल्डेस तेल आपदा जैसी बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी बन सकती है। पूर्वी सिक्किम के थेगू में 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले चौथे वार्षिक जनरल भगत सिंह मेमोरियल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भारत चीन सीमा के पास लगभग 13,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर आयोजित इस टूर्नामेंट ने खेल, जोश और एकता की नई मिसाल पेश की। स्थानीय युवाओं और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल के जरिए देशभक्ति, एकजुटता और अटूट जज्बे का संदेश देना है। मुश्किल परिस्थितियों में स्थानीय युवाओं में खेल के प्रति जुनून और उत्साह दिखाई दिया। मैदान पर खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मुकाबला किया और साबित किया कि जहां हौसला हो वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खेल भावना जिंदा रहती है। Main message to the entire state and to the nation is that even in this high altitude, in this harsh conditions, difficult areas, like the sport itself is it's a difficult sport to play in this altitude. Hoping that in coming years it is given more value, and I hope that more youths will come and participate. भारतीय जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। त्रिपुरा पहुंचने पर अस्मिता का भव्य स्वागत किया गया। अगरतला में DD न्यूज संवाददाता कुणाल शिंदे ने खास बातचीत की तो अस्मिता भावुक हो गई। अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र अब अगले महीने होने वाले एशियाई खेलों के शानदार प्रदर्शन पर है। इसके बाद उनका सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीतना है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त है जूडोका अस्मिता डे, जिन्होंने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आपको कैसे लग रहा है? आज फर्स्ट टाइम आप अगरतला में आए हो, अपने होम स्टेट में आए हो, क्या फीलिंग लग रही है? मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है, और जिस हिसाब से मुझे वेलकम किया गया था उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं बहुत इमोशनली हो गई थी। आज शायद पापा होते तो मुझे और ज़्यादा खुश होता। उस वक्त ये कैसे फीलिंग था जब आपने गोल्ड मेडल जीता? सर, पहली बात तो ये कि जब इतने देशों के सामने हमारे देश के झंडा ऊपर जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही गर्व फील होता है। इतने देश के सामने मतलब मेरे इंडिया का झंडा सबसे ऊपर जा रहा है और राष्ट्रीय गान चल रहा है, तो उसमें बहुत ही गर्व फील हो रहा था। और ऑब्वियसली जब हम मतलब गोल्ड जीतते या कुछ हमारे राष्ट्रीय गान चलता है तो इमोशनली थोड़ा हो ही जाते हैं हम। 2 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, काफ़ी जो भी CWG के पार्टिसिपेंट्स थे, विनर्स थे, उन्होंने भी PM के साथ इंटरेक्ट किया, तो उस वक्त आपका इंटरेक्शन कैसे रहा प्रधानमंत्री साहब के साथ? तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने नरेंद्र मोदी सर से मिली हूँ और इतना सामने सामने, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर ने भी काफ़ी हमें समझाया कि जितना भी ऊपर जाओ, पर ज़मीन के साथ जुड़े रहना, तभी तुम ऊपर और जा सकते हो। तो वो सब चीज़ भी सर के बहुत ही अच्छा लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। ओलंपिक्स 2 सालों में आने वाला है, इसके लिए आप कैसी तैयारी कर रही है? अभी मेरा 1 महीने बाद एशियन गेम्स है, उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करना है। तो उसके बाद मैं 2 साल बचा है मेरे पास ओलंपिक के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी, 2 साल भी नहीं, हाँ 2 साल 1.5 साल ऐसे बचा है, तो मैं कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए मैं मेडल जीत सकूँ। तो ये थी जुडोका अस्मिता दे, जो आज अगरतला लौटी है, अपने फैमिली के साथ है। कैमरा पर्सन शुभ्रत शाह के साथ कुणाल शिंदे, डीडी न्यूज़, अगरतला। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।